हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 की कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। ये साल 2018 में आई सुपर हिट फिल्म अ क्वाइट प्लेस की सीक्वल है। इसके राइटर डायरेक्टर हैं जॉन क्रैसिंस्की, जो फिल्म में ली एबॉट का रोल अदा कर रहे हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। एंड में फिल्म की एक सबसे बड़ी प्लॉट को एक्सप्लेन करूंगी, जो फिल्म की कहानी को एकदम उलट कर रख देगी। फिल्म की शुरुआत डे 1 से होती है, जहां ली लोकल फार्मेसी में था। वो वहां कुछ फल लेने आया था, जहां हमें वही स्पेस शटल टॉय दिखता है जिसे पिछली फिल्म में बीयू ने ले लिया था, जो उसकी डेथ का भी कारण बना था। ली और दो ओल्ड लोग टीवी पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखते हैं, जो उनको बॉम्ब ब्लास्ट लगता है। लेटर ली अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देखने जाता है, जहां पर रेगन उसके साथ थी। यहाँ हम एमिट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका बेटा हैरी भी बेसबॉल टीम में था। एमिट ली का फ्रेंड था, जो इस फैमिली को अच्छे से जानता था। वो अब रेगन से साइन लैंग्वेज में डाइव का इशारा पूछता है। वो अपने बेटे को गेम में डाइव लगाने के लिए कह रहा था। अब गेम में बैटिंग करने मार्कस आता है, तभी आसमान में एलियन से भरा उल्कापिंड प्रकट होता है। वो इतना बड़ा शोर करता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर भागने लगते हैं। रेगन ली के साथ पिकअप ट्रक में जाने लगती है, वहीं मार्कस बीयू एवेलिन के साथ उस कार में जाने लगते हैं। जैसे ही ली एक पुलिस ऑफिसर से पूछने जाता है कि क्या हो रहा है, उसी टाइम एक एलियन ऑफिसर के कार पर हमला करता है। एज ऑफिसर ने कार में सायरन ऑन कर रखा था, तो एलियन उसे फॉलो करते हुए वहां आ गया था। अब मूवी एकदम से साइलेंट हो जाती है और हमें सब कुछ रेगन के नज़रिए से दिखाया जाता है। एज रेगन डीव थी, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस पैनिक में भागते हुए लोग दिख रहे थे। एवेलिन अपनी कार में बच्चों को शांत करने के लिए रेडियो ऑन करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक दूसरा एलियन उसके कार के सामने आता है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और लेटर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर रेगन एलियन को देखकर पैनिक में कार से भागने लगती है, तो ली उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। ये दोनों कुछ और लोगों के साथ एक बार में छुपते हैं। एलियन बार के बाहर ही घूम रहा था, तभी एक लेडी का मोबाइल फोन बजने लगता है, जिससे वो एलियन इन पर ही अटैक करने लगता है। रेगन एंड ली भागते हैं, एलियन इनका ही पीछा करने लगता है। लेटर ये दोनों भागकर एवेलिन, मार्कस एंड बीयू से जुड़ते हैं, जहां वो भी पैदल ही भाग रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर एलियन पर गोली चलाता है, बट एलियन उसे ही मार डालता है। अब कहानी डे 474 से स्टार्ट होती है, यानी लास्ट फिल्म की एंडिंग से। यहाँ हम मार्कस को डर में कांपते हुए अपने कानों को बंद किए हुए देखते हैं। एवेलिन अब मार्कस, रेगन एंड बेबी के साथ इस घर को छोड़कर जाने लगती है। जाने से पहले एवेलिन बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स लेती है, उसका ऑक्सीजन टैंक लेती है। वहाँ पानी उसके गले तक था, इसलिए वो धीरे धीरे बिना शोर किए जाती है। फिल्म में ऐसे कई छोटे मोटे बारीकियों से भरे सीन्स हैं, जो इस फिल्म को बेहतर बनाते हैं। खैर, रेगन अब रेडियो मैप और अपने डैड का कैंपस को लेकर आती है। रेगन को दूर जलते हुए आग की रोशनी दिखती है, तो ये सभी लोग वहीं जाने लगते हैं। इस जगह सरवाइव किए हुए लोग ऐसे ही आग जलाकर कम्युनिकेट कर रहे थे। अब हम तीनों को रेलवे लाइंस के पास वीरान पड़ी एक वर्कशॉप से आते देखते हैं। यहाँ एवेलिन का पैर एक ट्रैप लाइन से लगता है, जो एम्प्टी बॉटल्स का एक गुच्छे से कनेक्टेड था, जो अब शोर करने लगते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, हम एक स्नाइपर को देखते हैं, जो उस शोर को सुनकर आया था। इसी बीच मार्कस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। वो चिल्लाने जाता है, बट एवेलिन फौरन आकर उसका मुंह बंद करती है। जैसे ही वो ट्रैप को निकालती है, मार्कस फिर से ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे एलियन इनकी ओर ही आने लगता है। मतलब ये बॉडी का एक नेचुरल बिहेवियर ही है। दर्द होने पर बच्चे चिल्लाते तो हैं ही। रेगन अपना रेडियो ऑन करके उसके माइक्रोफोन पर अपने हियरिंग एडेड लगाती है। उसमें से आ रही तेज़ आवाज़ से एलियन तड़पने लगता है। एवेलिन इस एलियन को भी शॉट गन से मार डालती है। इस सब को वो स्नाइपर ऊपर से शॉक में देख रहा था। सभी अब वहाँ से फिर से भागने लगते हैं, एज शॉट गन की आवाज़ से एक और एलियन इनके पीछे पड़ गया था। अब वो स्नाइपर इनके सामने आता है। वो एवेलिन को इशारा करके अपने पीछे आने के लिए कहता है। एवेलिन उसे पहचान जाती है, वो एमिट था, उनके फैमिली फ्रेंड।
उसका बेटा और मार्कस एक ही बेसबॉल टीम में थे। एमिट अब सबको लेकर अपने अंडरग्राउंड बंकर में आता है। वहाँ एक साइरोजेनिक टैंकर था जिसे अंदर सब लोग एक एक करके जाते हैं। एमिट उसको अंदर से लॉक कर देता है। ये साउंड प्रूफ था, यानी इसके अंदर नॉर्मल वे से बात करने में भी आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। इस टैंकर में ऑक्सीजन लिमिटेड थी, तो ये ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं रह सकते थे। कुछ देर बाद एलियन चला जाता है तो सभी बाहर आते हैं। एवलिन मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है। उस पर हेडफोन लगाकर उसे रेडियो में गाने सुनने के लिए बोलती है। अब एमिट कहता है कि उसके बेटे मर गए हैं। वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहता था जो अब मर चुकी है। वो बीमारी से मरी थी। इस सब से एमिट मेंटली टूट चुका था। उसमें होप बिल्कुल भी नहीं थी। उसे पता था कि ली रोज़ आग जला रहा है, बट वहाँ तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एमिट ये भी कहता है कि बाहर और भी लोग हैं, बट वो बचाने योग्य नहीं है। मार्कस को अब रेडियो में वही गाना सुनाई देता है, बियॉन्ड द सी, जिसे उसके डैड अक्सर सुना करते थे। सबको लगता है कि ये कोड वर्ड है, कोई तो इसे बार बार टेलीकास्ट कर रहा है, बट एमिट इसे खारिज करता है। कहता है ये कोई मेल फंक्शन होगा, ये एक ही गाना बार बार लूप में प्ले हो रहा है। सभी लोग खत्म हो गए हैं, कोई नहीं बचा है। एमिट निराशा, उदासी और असंतोष से घिर गया था। उसे उम्मीद नहीं चाहिए थी। रेगन लेटर मार्कस को वो मैप दिखाती है जिसे ली ने बनाया था। वो कहती है ये सब रेडियो स्टेशन होंगे जिससे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। सभी को क्रॉस मार्क किया गया था, सिर्फ एक ही बचा था जो कि एक आइलैंड पर था। रेगन वहां जाना चाहती थी, बट मार्कस उसे मना करता है। रेगन फिर भी सुबह बिना बताए अपने रेडियो और शॉटगन के साथ निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एवलिन एमिट से गिड़गिड़ाने लगती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। वो अब उसे भी खोना नहीं चाहती थी। एमिट मान जाता है। रेगन उस आइलैंड को ढूंढते हुए एक ट्रेन ट्रैक पर थी। उसे एक वीरान ट्रेन में कई सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। वो एक केबिन से फर्स्ट एड उठाने जाती है, तभी कुछ चीज़ें गिरकर आवाज़ होती हैं। उसके कुछ पल बाद ही एलियन वहां आ जाता है। रेगन डर में रेडियो को ऑन करके उसमें हियरिंग एड का फ्रीक्वेंसी लगाती है। जैसे ही एलियन तड़पने लगता है उस पर गोली चलाती है, बट वो नहीं मरता। वो अब उसकी ही ओर आगे बढ़ने लगता है। रेगन का शॉटगन भी यहाँ अब जाम हो चुका था। उसे लगता है कि वो तो अब गई। एज एलियन उसके मुंह के बिल्कुल सामने ही था, तभी एलियन की मुंडी फूट जाती है। एमिट ने पीछे से उस पर हमला किया था। दोनों अब वहां से भागने लगते हैं। लेटर एमिट रेगन को वापस आने के लिए कहता है, बट वो नहीं मानती। उसे वो रेडियो स्टेशन जाना था। वो जिद करने लगती है। एमिट पहले तो मना करता है, बट लेटर मान जाता है। बंकर में एवलिन देखती है कि बेबी की ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। वो उसके लिए ऑक्सीजन लेने मार्कस को बता के जाती है। रास्ते में उसे बीयू का मेमोरियल कब्र दिखता है जहां वो अपनी रिंग भी रखती है। वो अब उसी फार्मेसी में जाकर 2 ऑक्सीजन बॉटल्स और बाकी चीज़ों को ले लेती है। मार्कस एमिट के बंकर कंपाउंड में घूमकर देख रहा था कि वहाँ और क्या क्या है। उसे एक कर्टेन के पीछे डेड कॉर्प्स दिखता है जो सड़ रहा था। शायद ये एमिट की वाइफ का कॉर्प्स था जो बीमारी से मरी थी। मार्कस इसे देखकर डर जाता है, पैनिक में नीचे गिरता है जिससे कुछ शोर हो जाता है। मार्कस अब फौरन वहां से भागकर अपने बंकर में आता है। वो एमिट के रेडियो के साथ उसी साइरोजेनिक टैंक में अपने आप को लॉक कर लेता है। एक एलियन उसका पीछा करते हुए वहां तक भी आया था। बेबी का ऑक्सीजन भी अब खत्म हो रहा था। एमिट रेगन को वो आइलैंड दिखाता है जहाँ से वो रेडियो सिग्नल आ रहा था। दोनों अब वहाँ जाने के लिए एक बोट स्टैंड पर आते हैं। अब शाम हो गई थी। बोट स्टैंड पर एमिट को एक बच्ची दिखती है जो रो रही थी। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो बच्ची एमिट के गले में एक रस्सी बांधकर भाग जाती है। उस रस्सी को शोर मचाने वाली चीज़ों से कनेक्ट किया गया था ताकि एमिट भाग ना पाए। लेटर हम कुछ लोगों को बाहर आते देखते हैं जो कि सिटी के क्रिमिनल्स थे जो अब बच गए थे। इनके बारे में ही एमिट ने कहा था कि ये बचाने योग्य नहीं है। वो लोग अब सप्लाईज के लिए रेगन को सर्च करने लगते हैं। उसके हियरिंग एड को ले लेते हैं। इधर वो एलियन मार्कस के टैंक के बाहर ही था। वो वापस जाने लगता है, तभी उसकी वेट की वजह से बंकर का एंट्रेंस गिर जाता है। इससे शोर होता है जो ऑक्सीजन लेकर आ रही एवलिन सुन लेती है। वो दौड़कर उस एंट्रेंस पर आती है, एक ऑक्सीजन टैंक को उसके पास रखती है, हवा में एक फायरिंग शॉट चलाती है जिससे वो एलियन बंकर से ऊपर आ जाता है।
उधर वो लोग रेगन को अपने साथ ले जा रहे थे। एमेट उससे साइन लैंग्वेज में डाइव करने के लिए कहता है। रेगन फौरन ही पानी में डाइव लगाती है और एमेट अपने गले में रस्सी को निकाल कर शोर करने लगता है। वो उस आदमी पर भी हमला करता है, उसे मार देता है, उसे एक पोल से बांध कर उसके पैर में चाकू घुसा देता है। अब तक वहाँ कई सारे एलियंस आ गए थे। उस आदमी के चीखने के साथ ही एलियन उस पर हमला करके एमेट के पीछे भी पड़ जाता है। एमेट भी पानी में कूद कर तैरने लगता है। एलियंस तैर नहीं सकते थे, इसलिए जो भी एलियंस पानी में कूदे थे वो डूबने लगते हैं। रेगन एक बोट लेकर आती है जिसमें वो एमेट को खींच लेती है। एमेट वहाँ पर अपने मुंह से उसका हियरिंग एड निकालता है जिसे उसने उस आदमी से वापस ले लिया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एलियन बोट पर चढ़ चुका था जो अब तैर रहा था। उधर एविलन के सामने ही एक एलियन था। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली मारती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है, आग लगती है, बट एलियन नहीं मरता। आग के कारण फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं जिससे पानी गिरने लगता है। हमने फर्स्ट फिल्म में देखा था कि पानी की आवाज़ में बाकी आवाज़ दब जाती हैं जो इन एलियंस को सुनाई नहीं देती, इसलिए एविलन इस आवाज़ को यूज़ करते हुए अब नीचे बंकर में आ जाती है। टैंक में बेबी रो रहा था एज उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मार्कस उसे मैनुअल ऑक्सीजन दे रहा था। अब एविलन ऑक्सीजन टैंक को लेकर आती है और बेबी पर चढ़ाती है। रेगन और एमेट बोट से आइलैंड पर उतरते हैं। वहाँ एक परफेक्टली नॉर्मल कम्युनिटी थी। एज एलियंस तैर नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग 474 डेज से सेफ थे। आइलैंडर्स इन दोनों को वेलकम करके इन्हें खाना देते हैं। यहाँ हमें एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया है। इसे IMDb पर सिर्फ मैन ऑन आइलैंड कहा गया है। ये आदमी एमेट से कहता है कि फाइनली तुमने कोड समझ लिया। तब नेशनल गार्ड्स को ये पता चल गया था कि एलियंस तैर नहीं सकते, तो उन्होंने लोगों के लिए बोट भेजना स्टार्ट कर दिया। बट लोग शांति से चढ़ने के बजाय शोर करने लगे और मारे गए। उस दिन 12 बोट्स खड़ी थी लेकिन सिर्फ 2 ही आइलैंड पर आई। एमेट कहता है इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, रेगन ने सॉल्व किया है। वो उस आदमी को रेगन का हियरिंग एड देकर उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। अब एमेट पहली बार खुश था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फाइनली अपने बेटे और वाइफ को श्रद्धांजलि देने जाता है। तभी उसे वो बोट दिखती है जिस पर कल रात वो एलियन चढ़ा था। वो पहली फुर्सत में भागकर आइलैंड वासियों को बताने जाता है, बट देर हो चुकी थी। वो एलियन सबको मार रहा था। एमेट एक बच्चे को बचाकर कल रात वाले आदमी के घर में घुसता है। अब वो आदमी रेगन कार में हॉर्न बजाते हुए रेडियो स्टेशन पर आते हैं। हॉर्न की आवाज़ को फॉलो करते हुए वो एलियन भी वहाँ आता है। वहाँ आते ही एलियन उस आदमी को पकड़ लेता है। एमेट और रेगन स्टेशन में छुपते हैं। एलियन भी उन्हें ही ढूंढ रहा था। इधर बंकर में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इसलिए एविलन टैंक का डोर खोलकर हवा अंदर आने देती है। उसे लगता है कि एलियन वहाँ नहीं है, इसलिए वो धीरे से बाहर आकर बेबी का फूड लेने जाती है। बट एलियन वहाँ छुपा हुआ था। वो उसे सुनते ही उस पर हमला करता है। एविलन वापस भागती है, बट इस बार डोर लॉक नहीं होता। वो एलियन उस छोटे से सर्कुलर ओपनिंग में घुसने लगता है। इधर रेडियो स्टेशन पर रेगन समहाउ रिकॉर्डिंग रूम पर आती है, ब्रॉडकास्टिंग माइक लगाती है। तभी एमेट पर एलियन हमला करने लगता है तो रेगन अपना हियरिंग एड उसके सामने ले जाकर उसे दूर भागती है। ब्रॉडकास्टिंग को ऑन एयर करती है। उसके बाद हियरिंग एड को माइक पर लगाकर फुल वॉल्यूम पर बजाती है। इससे वो एलियन तड़पने लगता है। उसका चेहरा आर्मर से बाहर आने लगता है। ये फ्रीक्वेंसी अब लाइव था, तो अब मार्कस के पास जो एमेट का रेडियो था उसमें भी प्ले होने लगता है। वहाँ पर भी वो एलियन उस साउंड को सुनकर तड़पने लगता है। मार्कस अब रेडियो को उसके सामने ले जाकर उसे पीछे ढकेलता है। वो एविलन का पिस्टल लेकर उसके सर में गोली मार देता है, एज उसका आर्मर फ्रीक्वेंसी के कारण ओपन हो चुका था। स्टेशन पर रेगन भी एक माइक स्टैंड से एलियन पर हमला करती है। उसकी मुंडी पर लगातार हमला कर कर उसे मार डालती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस 2 की स्टोरी। ये फिल्म एक विजुअल स्पेक्टेकल है। इस फिल्म की खूबी इसके डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग पर है। पहले फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं था, फिर भी वो काफ़ी सस्पेंस से भरी हुई थी। उसके मुताबिक यहाँ सस्पेंस सरप्राइज कम है। डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने इसे सीक्वल के बजाय लास्ट फिल्म की कंटिन्यूएशन के तौर पर ही बनाया है।
फर्स्ट फिल्म सर्वाइवल फिल्म थी जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रहे थे। सेकंड फिल्म बच्चों का अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में है, जहां एंड में दोनों एक एक एलियंस को मारते हैं। उन्होंने जो कुछ भी फर्स्ट फिल्म में सीखा था उसे ठीक से यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो बात करें सबसे बड़े प्लॉट होल की, तो आइलैंड वासियों के पास एक रेडियो स्टेशन था। 1 साल से वो बियॉन्ड द सी गाने को लूप में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ये साल 1954 में आया एक रोमांटिक लव सॉन्ग है जिसे जैक लॉरेंस ने गाया था। इसका सिंपल मीनिंग है, समुंदर के पार मेरी प्रेमिका मेरा इंतज़ार कर रही है, आ जाओ, ऐसा कुछ है। तो ये लोग 1 साल से इस गाने को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ताकि आम लोग जो फंसे हैं वो इसे सुनकर समझ जाएं कि यहाँ एक आइलैंड है जो सेफ़ है। मतलब कुछ भी, अरे सीधे सीधे अनाउंस नहीं कर सकते थे क्या? लाइक सुनो सिटी के तट पर जो आइलैंड है वहाँ से हम बोल रहे हैं जो भी जिंदा है वो यहाँ आ जाए। इसको लूप में चलाने से काफ़ी लोग बच सकते थे, बट नहीं, उनको लगता होगा कि सभी लोग शेरलॉक होम्स होंगे या फिर वो बाहर के लोगों को नहीं चाहते होंगे। ओवर पॉपुलेशन होने से दिक्कत हो सकती होगी। ये ब्रॉडकास्ट में ये गाना कोड के रूप में यूज़ करने का आइडिया उस आइलैंड वाले का होगा जो मर गया था। एनीवे, यहाँ पर आइलैंड वालों की मोरालिटी पर सवाल तो उठता ही है। यदि आइलैंड वाले सीधे सीधे ब्रॉडकास्ट करते तो ली और उसकी फैमिली कब का यहाँ आ चुके होते। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।